नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया था वो था आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने सारी वैक्सीन्स या जितने टीके होते हैं, जो टीकाकरण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, किस समय पर, जब बच्चा नवजात होता है तब उनको कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन से टीके होते हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन से टीके होते हैं, ये सभी हमने उस चैप्टर में देखा था। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका परामर्श। इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, लगभग 3 से 4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया है परामर्श का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ काउंसलिंग है क्या, यानी कि परामर्श का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए, परामर्श प्राचीन समय से ही मानव समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का परस्पर विनिमय है। वेबस्टर के अनुसार क्या है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी स्टेटमेंट पे, और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किसने कहा है ये। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय। देखिए, परामर्श के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं, जिनके विवरण निम्नलिखित है। इसके आगे देखिए क्या होगा, अलग अलग जो आपके वो थे विद्वान थे, उन्होंने परामर्श के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। देखिए, कार्ल्स रोजर के अनुसार, कार्ल्स रोजर ने क्या परिभाषा दी है, परामर्श एक निर्धारित रूप से संरचित स्वीकृत संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता देता है, जिससे वह अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ठोस कदम उठा सके। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है कार्ल रोजर्स की। आगे देखिए, आगे है इरिक्सन के अनुसार, इरिक्सन की क्या परिभाषा है, इरिक्सन ने कहा है एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायतार्थ जाता है। यानी कि इनका मतलब है परामर्श क्या है, एक तरह का इंटरव्यू टाइप का है, जो क्या करता है, दो लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, जिसमें दो लोग अपनी समस्याओं को क्या कर सके, एक दूसरे को बता सके, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सके। आगे देखिए, रॉबिन्सन के अनुसार क्या है, रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द उन सभी प्रकार के दो व्यक्तियों वाली परिस्थितियों को सम्मिलित करता है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रार्थी है को स्वयं और उसके वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता दी जाती है। ये डेफिनेशन आपकी किसी है, ये है आपकी रॉबिन्स की। आगे देखिए, आगे है जॉन्स के अनुसार, जॉन्स की क्या परिभाषा है, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने बैठकर व्यक्ति से व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा है, ये कहा है जो, देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, इस पे कुछ भी आपको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि किसने कहा है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको डेफिनेशन दे दी जाती है और आपको 4 जो आपके थिंकर्स हैं उनके नाम दे दिए जाएंगे। मान लीजिए यही डेफिनेशन आपको दे दी गई, ठीक है, इसका सही आंसर जॉन्स है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कार्ल मार्क्स ने कही है, बोर्डिन ने कही है, रॉबिन्सन ने कही है या जॉन्स ने कही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी है, जॉन्स की है। तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। आगे देखिए, जो लास्ट डेफिनेशन है वो है बोर्डिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। परामर्श क्या है, परामर्श साक्षात्कार विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान में सहायता करने की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ये कहा है बोर्डिन ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे है परामर्श के लक्षण या विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के लक्षण क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, परामर्श की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या क्या, पहला है परामर्शदाता परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों से तथ्य उगलवाता है। यानी कि जो परामर्शदाता है, जो परामर्श दे रहा है, वो उस जो परामर्श लेने आया है पहले उनसे क्या करता है, तथ्य जानना चाहता है, पहले उसकी बातें जानना चाहता है, फिर उसी हिसाब से उसकी समस्या का समाधान देता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ देखिए, विद्यार्थी किसको कहा जा रहा है? विद्यार्थी कहा जा रहा है जो परामर्श लेने आया है, ठीक है। वह विद्यार्थियों को स्वतः भी तथ्यों से सूचित कराता है। जब वो उसकी समस्या सुन लेता है उसके बाद वो उनको भी कुछ फैक्ट्स वगैरह बताता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परामर्श किसी के साथ किसी समस्या के संदर्भ में बात करना है। देखिए परामर्श का क्या मतलब होता है, काउंसलिंग का क्या मतलब है, कोई किसी समस्या में है उसको उसके लिए क्या कर देना, उचित सलाह दे देना, उस समस्या के रेफरेंस में बात करना, उस समस्या के संदर्भ में बात करना ही क्या है, परामर्श है। नेक्स्ट देखिए, परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। परामर्श क्या है? परामर्श एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। आगे देखिए, आगे है परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष है, यानी कि परामर्श जो है वो किसी को निर्देश देने का सिर्फ एक पक्ष है, ठीक है। ये अपने आप में संपूर्ण निर्देशन नहीं है, ये बल्कि निर्देशन का एक पक्ष है। आगे देखिए, सामान्यतः परंतु सदैव नहीं, दो व्यक्तियों में से एक के पास तथ्य अथवा अनुभव अथवा योग्यताएं होती हैं जो कि दूसरे के पास नहीं होती। देखिए ये चीज हमेशा नहीं कही जाती, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है कि एक आदमी जो परामर्श लेने आया है और जो दूसरा परामर्श दे रहा है, उन दोनों में से एक के पास क्या होता है, जो फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो एबिलिटी है वो होती है जो दूसरे के पास नहीं होती। तभी तो वो भाई, एक अगर ज्यादा काबिल होगा दूसरा कम काबिल है, तभी तो वो उससे परामर्श लेने आएगा ना। अगर दोनों क्लास सेकंड के बच्चे वाले तो एक दूसरे परामर्श थोड़ी ना लेंगे। क्लास सेकंड का बच्चा अपने से बड़ी क्लास वाला जो उससे ज्यादा योग्य होगा उसी से परामर्श लेगा ना, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लास सेकंड और फिफ्थ के बच्चे परामर्श की जरूरत होती नहीं है, मनमौजी होते हैं। आगे देखिए, आगे है उत्तम परामर्श प्रार्थी के माध्यम से लिए गए निर्णय के रूप में होता है। उत्तम परामर्श क्या है? जो प्रार्थी है यानी कि जो परामर्श लेने आया है उसके माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है, सबसे अच्छा परामर्श वही होता है। आगे देखिए, परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। देखिए परामर्श क्या है, चैरिटी नहीं कि भाई फ्री में हम कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये एक तरह का आपका प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है। इसमें भी लोग क्या करते हैं, इससे भी लोगों की अर्निंग होती है, ये भी लोग जॉब की तरह लेते हैं। जो काउंसलर्स होते हैं वो आपसे अच्छा खासा चार्ज करते हैं आपको, मतलब आपकी काउंसलिंग करने के लिए। परामर्श पूर्णतः स्वतः निर्देशन पर आधारित है, ठीक है। परामर्श मधुर एवं सहयोगात्मक वातावरण में ही संभव है। देखिए कोई मान लीजिए परामर्श आपसे लेने आया, ठीक है, और आपने उसको डांट फटकार के डरा दबा के क्या किया, उसको वो किया, तो उसके मन में वो चीजें परामर्श की तरह नहीं बल्कि धमकी की तरह बैठेंगी। तो परामर्श क्या है, इसके लिए जो एटमॉस्फेयर है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वो क्या होना चाहिए, मतलब जिससे उस व्यक्ति को लगे कि हाँ सामने वाला मेरी बात सुनने में क्या है, मेरे साथ क्या है, सिंपैथी रख रहा है और मेरी समस्या को सुलझाने में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना मैं हूँ। आगे देखिए, आगे है परामर्श व्यक्ति को चयन करने एवं उस पर अमल करने में सहायता करता है। आगे देखिए, आगे है परामर्शदाता की भविष्यवाणी की उपयुक्तता पर आधारित होता है। जो परामर्श है, जैसे मान लीजिए जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, उसने कहा कि आगे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो जो परामर्श है वो उसी पर, जो फ्यूचर के लिए चीज़ें वो प्रिडिक्ट करता है, उस पर आधारित होता है। आगे देखिए, परामर्श लोकतांत्रिक होता है। यह लोकतांत्रिक विधि की स्थापना करता है, प्रार्थी चाहे वही कर सकता है, ठीक है। देखिए परामर्श ऐसा नहीं कि आप अगर किसी से परामर्श लेने गए हैं तो फिर उसने जो कह दिया वो आपको करना ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी से परामर्श लेने गए हैं, आप किसी से सलाह लेने गए हैं, अगर आपको उसकी सलाह सही लग रही है, उसका परामर्श सही लग रहा है तो मानिए, नहीं सही लग रहा है तो आप उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहीं पर यही लिखा है कि प्रार्थी जो चाहे वही कर सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करता हो, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र का ये मतलब होगा, ठीक है। वैसे लोकतांत्रिक का जो राजनीति में मतलब होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब है। आगे देखिए, आगे है परामर्श में अंतःक्रिया होती है जिसे परामर्श दाता दूसरे व्यक्ति के विकास में सकारात्मक सहयोग करने का उत्तरदायित्व लेता है। देखिए परामर्श क्या है, परामर्श में अंतःक्रियाएं होती हैं जिसमें परामर्शदाता दूसरे व्यक्ति के विकास में सकारात्मक सहयोग करने का उत्तरदायित्व लेता है। देखिए जो प्रार्थी है, जो परामर्श चाहता है कि उसको परामर्श मिले, जो परामर्शदाता है वो उसको ऐसा परामर्श देना चाहता है जिससे क्या हो, उस व्यक्ति का सकारात्मक विकास
हो पाए। लास्ट पॉइंट है आपका इसमें, परामर्श सभी निर्देशन कार्यक्रम का सक्रिय हिस्सा है। जो निर्देशन कार्यक्रम है वो पूर्णतः परामर्श पे डिपेंड नहीं है, लेकिन जो परामर्श है वो उसका एक पक्ष है, और परामर्श जो है सभी निर्देशन कार्यक्रम का एक सक्रिय हिस्सा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना परामर्श के निर्देशन कार्य पूरा हो जाएगा, तो निर्देशन परामर्श के बिना अधूरा भी, इसलिए जो परामर्श है वो निर्देशन का क्या है, एक सक्रिय हिस्सा है। आगे देखिए, आगे है परामर्श का स्वरूप। यहाँ पर आपके परामर्श के लक्षण या विशेषताएं खत्म हो गई हैं। अब अगली जो हेडिंग है वो आपकी है परामर्श का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, देखिए क्या है, परामर्श के अंतर्गत परामर्श मात्र 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, अर्थात इसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो इसे परामर्श नहीं कह सकते, इसलिए परामर्श 2 व्यक्तियों के बीच का संपर्क होता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि परस्पर 3 व्यक्तियों के बीच एक वार्तालाप चल रहा है, तो क्या आप इसे परामर्श कहेंगे? नहीं। आपको बहुत अच्छे से ये चीज याद रख लेनी चाहिए, क्या कि जो परामर्श है उसमें सिर्फ कितने व्यक्ति होते हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, ये इसको कुछ बता रहा है, ये इसको कुछ बता रहा है, यही परामर्श होगा। ठीक है, जिस जगह पर 2 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो जाएंगे उसको परामर्श नहीं कहेंगे। ठीक है, परामर्श क्या है, अगर आपसे परामर्श की सबसे सरल परिभाषा भी पूछ ली जाए तो क्या होगा, परामर्श 2 व्यक्तियों के बीच का संपर्क होता है। ठीक है, इसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होते हैं। आगे देखिए, आगे है परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली प्रत्यक्ष मदद अथवा उपयोगी सलाह देकर नहीं, बल्कि किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा संपर्क के माध्यम से मदद की जाती है। अतएव ज्ञात रहेगी परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं की जाती है। ठीक है, क्या है, परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं की जाती है, बल्कि क्या है, उस जो व्यक्ति है जिसको परामर्श की आवश्यकता है उसको किसी अच्छे परामर्शदाता के पास ले जाया जाता है, जिसके माध्यम से उसकी मदद हो सके। आगे देखिए, आगे है परामर्श की विशेषता के अंतर्गत व्यक्ति की समस्याओं का निवारण नहीं किया जाता, अपितु व्यक्ति की समस्याओं को स्वतः हल करने में योगदान दिया जाता है। परामर्श व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने व उसे सही निर्णय लेने में उसकी मदद करता है। देखिए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई जो प्रार्थी है वो परामर्शदाता के पास जाता है परामर्श लेने के लिए, तो परामर्शदाता उसकी संपूर्ण समस्या का समाधान उसको नहीं देता है, उसको खिचड़ी पका के एकदम पका पकाया खाना नहीं खिला देता है, बल्कि क्या करता है, वो उस व्यक्ति को इस तरह से समझाता है, इस तरह से उसकी काउंसलिंग करता है कि वो जो प्रार्थी व्यक्ति है वो अपनी समस्या का समाधान करने में खुद समर्थ हो जाए, उसके अंदर इस तरह की जो थिंकिंग है, जो विचार है वो डेवलप हो जाए कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके। ठीक है, अगर जो परामर्शदाता है वो उसको वो बता देगा, उसका खुद ही हल बता देगा, तो जो व्यक्ति है, जो प्रार्थी आया है परामर्श लेने, उसका जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि उसके जो विचार करने की जो उसकी क्षमता है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो उसके विचारों को विकसित करता है, ताकि जिससे वो अपना विकास स्वयं कर सके, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। आगे देखिए, आगे है परामर्श के अंतर्गत परामर्श की प्रक्रिया का अंत उस समय होता है जब परामर्शकर्ता परामर्श प्रार्थी को सही निर्णय पर पहुंचने में मदद करता है। देखिए, परामर्श की पहली स्टेज क्या होती है कि आया व्यक्ति, ठीक है, उसने अपनी पूरी समस्या बताई, परामर्शदाता ने जो और वो जानना चाहता है समस्या का हल ढूंढने के लिए वो चीजें पूछी, फिर उसने उसको कुछ चीजें बताई। परामर्श की प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण क्या होता है कि जो परामर्शदाता द्वारा परामर्शकर्ता को इतना काबिल बना दिया जाए कि जो परामर्श करता है यानी कि जो प्रार्थी है वो व्यक्ति सही निर्णय लेने में क्या कर सके, अब सक्षम हो सके। ठीक है, वहां तक पहुंचने में जो परामर्शदाता है वो प्रार्थी की मदद करता है। आगे देखिए, आगे है परामर्श की आवश्यकता। अब आगे क्या है, आपने देखिए परामर्श के लक्षण या विशेषताएं पढ़ ली, परामर्श का अर्थ पढ़ लिया, परामर्श का स्वरूप पढ़ लिया। अब आपको ये जानना जरूरी कि परामर्श की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ काउंसलिंग है क्यों। ठीक है, देखिए परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति के संपूर्ण विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परामर्श की आवश्यकता को हार्डी तथा ब्लूम, ठीक है, ये क्या लिखा है, हार्डी तथा ब्लूम ने भी इसके महत्व को अपनाया है। परामर्श के अभाव में निर्देशन कार्य को उचित तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। देखिए,
जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो सभी को क्या कर रहा होगा, परामर्श दे रहा होगा, भाई ये ऐसे करिए, वो वैसे करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, परामर्श नहीं, उसको तो निर्देशन कहेंगे, ठीक है। परामर्श क्या है, परामर्श दो लोगों के बीच में है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ क्या करनी है, स्ट्रक्चर देना है किसी चीज़ को, तो एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति को निर्देशन दे रहा है। तो जो निर्देशन है, निर्देशन का एक बहुत महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो क्या है, परामर्श है। परामर्श अगर नहीं होगा तो परामर्श के अभाव में जो निर्देशन का कार्य है उसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे है, व्यक्ति की वर्तमान कठिनाइयों से सुरक्षा हेतु परामर्श अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करने हेतु भी परामर्श अत्यधिक आवश्यक है। व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में, यानी कि जो अलग अलग सेक्टर्स है, भाई देखिए आपको पता होगा ना कि करियर काउंसलिंग भी होती है। तो करियर काउंसलिंग क्यों होती है आजकल, कि बच्चा है वो अगर कंफ्यूज है कि हमको किस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहिए, तो आजकल क्या है, करियर काउंसलर भी होते हैं कि बच्चा उनसे संपर्क कर सकता है और वो उनकी काउंसलिंग करके उस बच्चे की बताते हैं, उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी क्षमताओं के हिसाब से कि वो किस क्षेत्र में अपना करियर सबसे अच्छा बना सकते हैं। और ये सभी जो क्षेत्र है उस पर लागू होता है, सिर्फ एजुकेशन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। सभी क्षेत्रों के लिए जो काउंसलिंग है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, परामर्श का काम व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ व्यक्ति का समय समय पर मूल्यांकन करने, उसका चारित्रिक एकीकरण करने में योगदान करना। इसके अलावा परामर्श व्यक्ति को स्वतः के लक्ष्यों को स्पष्टता समझने, उनका निर्धारण करने एवं साथ ही उनकी तरफ अग्रसर होने में सहायता प्रदान करने हेतु अत्यधिक जरूरी है, ठीक है। तो परामर्श किस किस चीज़ के लिए जरूरी है, व्यक्ति का मूल्यांकन करने में, समय समय पर उसका चारित्रिक एकीकरण करने में, ठीक है, लक्ष्य को स्पष्टता समझने में, उसका निर्धारण करने में, और साथ ही उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में भी क्या है, परामर्श बहुत जरूरी है। आगे देखिए, आगे है, इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारित्रिक व व्यावसायिक संबंधी समायोजन के विषय में उसके अनेक कार्यक्रमों को सफलता प्राप्त कराने में, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में परामर्श अत्यधिक आवश्यक है। अतएव व्यक्ति को उसकी विशेष योग्यताओं व उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित तथा विकसित करने में भी सहयोग करना भी परामर्श का काम है। यानी कि परामर्श का क्या काम है, जितने भी गुण हो सकते हैं, यानी कि चारित्रिक, चाहे व्यावसायिक, शैक्षिक लक्ष्य हो, या जो भी चीज़ है, जो व्यक्ति की योग्यताएं हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ को क्या करना, हर चीज़ को ब्लूम करना, यानी कि हर चीज़ की ग्रोथ में हेल्प करना क्या है, परामर्श का काम है। आगे देखिए, आगे है, परामर्श व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। यह व्यक्ति की सर्वांगीण प्रगति के लिए समुचित प्रयास करने की प्रेरणा देता है। देखिए काउंसलिंग क्यों जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो गया, ठीक है, हताश है, तो परामर्श के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको सर्वांगीण विकास करने में, यानी कि उसका 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, और उसको आगे से आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, वो प्रदान की जा सकती है, जिससे जो व्यक्ति है आगे चलकर अपने जीवन में जो वो करना चाहता है, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, वो उनको प्राप्त कर सके। आगे देखिए, आगे है, परामर्श की तकनीक, यानी कि परामर्श की तकनीक क्या है, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग क्या है, किस किस तरह से परामर्श दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, परामर्श की जो तकनीकें हैं, ये 3 प्रकार की तकनीकें हैं। कौन कौन सी, पहली है निर्देशीय परामर्श, यानी कि डायरेक्ट काउंसलिंग, दूसरी है अनिर्देशीय परामर्श, यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और तीसरी आपकी समन्वित परामर्श, यानी कि इलेक्टिव काउंसलिंग। कौन कौन सी हैं ये चीजें याद रखिए, ये तीनों कौन कौन से हैं। परामर्श की आपसे 3 तकनीकें कौन सी पूछी जा सकती हैं, आपको पूछ लेगा परामर्श की तकनीकें कौन कौन सी है, तो 3 ये देगा और एक कोई और दे देगा, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी परामर्श की तकनीक नहीं है। तो आपको याद रखना है परामर्श की तकनीकें कौन कौन सी हैं, निर्देशीय परामर्श यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशीय परामर्श यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और तीसरी आपकी समन्वित परामर्श यानी कि इलेक्टिव काउंसलिंग। नाम याद रखिएगा। अब देखिए, निर्देशीय परामर्श क्या होता है। निर्देशीय परामर्श, इसके प्रमुख समर्थक मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर E.G. विलियमसन थे। आपको ये याद रखना है क्या,
जो निर्देशीय परामर्श है वो किससे संबंधित है, ये पूरा मत याद रखिए, इन विश्वविद्यालय के सब नहीं आएगा। बस क्या है, E.G. विलियमसन। निर्देशीय परामर्श के जो समर्थक, प्रमुख समर्थक हैं वो कौन है, वो है E.G. विलियमसन। इसमें परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। प्रश्नावली तथा साक्षात्कार निर्देशीय परामर्श की विधियां हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, निर्देशीय परामर्श है, एक तो इनका नाम ये याद रखिएगा, दूसरा क्या है, इसमें परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। जो आपका निर्देशीय यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग है, जो निर्देशीय परामर्श है, ये क्या है, समस्या केंद्रित परामर्श है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या केंद्रित परामर्श है, और ये तीनों आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और जो प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन आयर है और साक्षात्कार इंटरव्यू, ये दोनों किसकी तकनीकें हैं, ये दोनों किसकी विधियां हैं, ये दोनों आपकी हैं निर्देशीय परामर्श की विधियां। यानी कि जो आपका प्रश्नावली और साक्षात्कार है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली और साक्षात्कार किस प्रकार के परामर्श की विधियां हैं, तो ये हैं आपकी निर्देशीय परामर्श की विधियां। आगे देखिए, आगे है निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के निम्नलिखित पद होते हैं। निर्देशीय जो आपका परामर्श है, इसके पद कौन कौन से होते हैं, इसके टर्म कौन कौन से हैं, तो जो आपका निर्देशीय परामर्श है, इससे कौन कौन से आपके तथ्य पद हैं, ये है आपके विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, निदान डायग्नोसिस, फलानुमान प्रोग्नोसिस, उपचार ट्रीटमेंट, और अनुवर्तन फॉलो अप। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जो आपका निर्देशीय परामर्श है, इसके कितने पद हैं, इसके 6 पद हैं। पहले तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि नंबर में याद रखिएगा, आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं, तो कितने पद होते हैं, 6 पद होते हैं। कौन कौन से, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फलानुक्रम, उपचार और अनुवर्तन, यानी कि एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फॉलोअप। ये नोट्स बना लीजिए इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएंगे आपके। आगे देखिए, आगे है अनिर्देशीय परामर्श। आपका निर्देशीय परामर्श समाप्त हो गया। देखिए निर्देशीय परामर्श फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्देशीय परामर्श में का जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट्स बनाने, देखिए बस निर्देशीय परामर्श डालिए, उसके नीचे लिखिए A.G. विलियमसन, क्या समस्या केंद्रित परामर्श, प्रश्नावली, साक्षात्कार, और आगे जो इसके 6 टर्म है ये लिख लीजिए। चलिए देखिए आगे है अनिर्देशीय परामर्श यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। यह प्रार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, क्या होता है ये, प्रार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, जो आपका निर्देशीय परामर्श था यानी कि जो आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग थी, वो परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान देता था, उसमें परामर्शदाता मुख्य होता था। लेकिन जो आपका अनिर्देशीय यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, ये क्या होता है, ये प्रार्थी केंद्रित है, यानी कि जो परामर्श करता है, ठीक है, जो परामर्श लेने आया है, ये उस पे फोकस करता है। इसके प्रतिपादक कार्ल आर रोजर है। याद रखिएगा, उसके कौन थे, निर्देशीय परामर्श के कौन थे, उसके थे E.G. विलियमसन, और अनिर्देशीय परामर्श के कौन है, इसके हैं कार्ल आर रोजर्स। ठीक है, कौन है, कार्ल आर रोजर्स है। आगे देखिए, आगे है ये आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद ये देख लेंगे। कंटिन्यूटी टूटती है नहीं तो एक चीज को बीच में छोड़कर। अनिर्देशीय परामर्श की प्रक्रिया के निम्नलिखित पद होते हैं। अनिर्देशीय जो आपकी प्रक्रिया है, इसके क्या पद है, उसके पद पढ़े थे ना हमने, 6 पद उसके पढ़े थे। वैसे ही अनिर्देशीय जो आपका परामर्श है, इसकी प्रक्रिया के भी निम्न पद होते हैं। पहले तो देख लीजिए कितने पद हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने पद हैं, 8 पद हैं। आपके निर्देशीय परामर्श के कितने पद थे, 6 पद थे। अनिर्देशीय परामर्श यानी कि नॉन डायरेक्टिव जो आपका काउंसलिंग है, इसके 8 पद हैं। कौन कौन से, मुलाकात, वार्तालाप, समस्यात्मक स्थिति को परिभाषित करना, अनुभूतियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, अनुभूतियों का वर्गीकरण, परामर्श योजना का क्रियान्वयन,
परामर्श का समापन या परामर्श का मूल्यांकन, ये क्या है, ये है आपके सारे अनिर्देशीय परामर्श की प्रक्रिया के पद। और ये टोटल कितने हैं, ये है 8। आपसे पूछा जा सकता है कि अनिर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के निम्नलिखित कौन कौन से पद कितने पद होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8 पद। कौन कौन से हैं, मुलाकात, वार्तालाप, समस्यात्मक स्थिति को परिभाषित करना, उसके बाद है अनुभूतियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, अनुभूतियों का वर्गीकरण, परामर्श योजना का क्रियान्वयन, परामर्श का समापन और परामर्श का मूल्यांकन। ठीक है, लास्ट देखिए कौन लास्ट है आपका समन्वित परामर्श। कौन सा है, समन्वित परामर्श, यानी कि इलेक्टिव काउंसलिंग। आपने डायरेक्टिव काउंसलिंग पढ़ ली, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी कि निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श पढ़ लिया। जो आपका 3rd नंबर का है काउंसलिंग या परामर्श, वो कौन सा है, समन्वित परामर्श या इलेक्टिव काउंसलिंग। इसमें क्या है, इसमें देखिए समन्वित परामर्श निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श से मिलकर बनाए, यानी कि ये जो परामर्श है, जो आपका समन्वित परामर्श है, ये दोनों का मिश्रण होता है, निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का। इस परामर्श में प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। देखिए, जो आपका निर्देशीय परामर्श था, उसमें परामर्शदाता को, यानी जो काउंसलर है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। ठीक है, जो आपका अनिर्देशीय परामर्श था, उसमें परामर्शकर्ता को, यानी कि जो प्रार्थी था, जो परामर्श लेने आया था, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। लेकिन जो आपका समन्वित परामर्श है, इसमें दोनों को ही समान महत्व दिया जाता है, परामर्शदाता और परामर्शकर्ता दोनों को। देखिए, समन्वित परामर्श में निम्नलिखित परीक्षण शामिल होते हैं। कौन कौन से, साक्षात्कार, प्रश्नावली और निरीक्षण। यानी कि देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके निर्देशीय परामर्श के टर्म है, और ये किसका है, ये है आपका नॉन डायरेक्टिव का। तो निरीक्षण में क्या क्या आएगा, निरीक्षण में आ जाएगा आपका रुचि निरीक्षण, बुद्धि निरीक्षण और व्यक्तित्व निरीक्षण। ये चीजें किस में आ जाएंगी, ये चीजें आ जाएंगी आपकी निरीक्षण में। यानी कि जो समन्वित परामर्श है, इसके जो परीक्षण में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसमें आपका साक्षात्कार, प्रश्नावली और निरीक्षण शामिल है। और निरीक्षण के भी 3 टर्म है, कौन कौन से, रुचि परीक्षण और आपके बुद्धि परीक्षण और आपके व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके समन्वित परामर्श के जो परीक्षण शामिल होते हैं, ये वो हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो परामर्श की तकनीकें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रभावी संचार। अच्छा, ऊपर परीक्षापयोगी तथ्य छूट गए ना, हाँ ये देखिए यहाँ पर आपका परीक्षापयोगी तथ्य दिए गए हैं। परीक्षापयोगी तथ्य से मतलब है वो आपके फैक्ट्स जो लगातार, जो आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरी भी हैं और लगातार अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछे भी जाते हैं। देखिए क्या है, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। ये आप आगे पढ़ चुके थे डेफिनेशन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये परामर्श की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया, परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष है, परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। ये भी चीजें आप आगे पढ़ चुके हैं। ये परामर्श क्या है, ये परामर्श की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। परामर्श अधिगम क्या है, परामर्श क्या है, अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। और परामर्श जो है वो निर्देशन का केवल एक पक्ष है। और परामर्श क्या है, परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। आगे देखिए, आगे है, परामर्श के अंतर्गत परामर्श मात्र 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, अर्थात इसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति होने पर इसे परामर्श नहीं कह सकते। ये भी आपको बता दिया गया था। देखिए, विश्लेषण, संश्लेषण तथा निदान निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के पद हैं। ये भी आपने जब निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के 6 पद पढ़े थे तो उनमें आपको याद आ रहा होगा कौन कौन से थे। विश्लेषण था, संश्लेषण था, निदान था, फलानुमान था, उपचार था, अनुवर्तन था। तो उन्हीं में से ये जो 3 है, विश्लेषण, संश्लेषण और निदान, यानी कि एनालिसिस, सिंथेसिस और डायग्नोसिस, ये क्या है, निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग के पद हैं। आगे देखिए, आगे है, निर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। ये भी आपको याद हो गया होगा। क्या जो निर्देशीय परामर्श है इसमें परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो अनिर्देशीय परामर्श होता है उसमें जो प्रार्थी है यानी कि जो परामर्श करता है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और जो समन्वित परामर्श है उसमें दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, और देखिए जो निर्देशीय परामर्श है इसको क्या कहते हैं, इसको समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। आगे देखिए,
आगे है अनिर्देशीय परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है, इसके प्रतिपादक कार्ल रोजर है। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए पॉइंट, समन्वित परामर्श निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श से मिलकर बनता है, यानी कि ये दोनों का मिश्रण होता है। इस परामर्श में प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें जितने भी परीक्षापयोगी तथ्य थे आपके, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आपका अभी कितना हुआ है? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या देख लिया है? आज हमने देख लिया परामर्श का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद हमने देखा था परामर्श के लक्षण या विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद हमने देखा था क्या? उसके बाद हमने देखा था ये आपका परामर्श का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद आपने देखा था परामर्श की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ काउंसलिंग। और उसके बाद जो परामर्श की तकनीकें हैं, परामर्श की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग आपने देखी थी, जिसमें आपने कौन कौन सी आपने टेक्निक्स देखी थी? निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और समन्वित परामर्श। और इसके साथ ही साथ आपने जो परीक्षापयोगी तथ्य हैं ये भी देख लिए थे। इसके आगे जो हम आगे की चीज़ें, यानी कि प्रभावी संचार हो गया, संचार के मूलभूत तथ्य हो गए, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सीरीज को देखिए, कंप्लीट देखिए, और वीडियो को देखिए। इसमें भी क्या है, इसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, तो आपको बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो वीडियो को देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।